नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन सर स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का जो हमारा सेकंड बुक है जिसका नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति। इस बुक का जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है जिसका नाम है कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। तो देखिए, कांग्रेस प्रणाली के बारे में वैसे चैप्टर नंबर 2 में बताया गया है किस तरीके से 3 आम चुनाव में लगातार कांग्रेस पार्टी जीती और जो सत्ता में है वो रही, साथ ही साथ विपक्ष की भूमिका भी निभाई। मतलब विपक्ष में कोई ऐसी पार्टी थी नहीं जो कि कांग्रेस को चुनौती दे सके। तो ये 3 आम चुनाव में लगातार जो कांग्रेस पार्टी जो लगातार चुनाव जीत रही थी, इसी को हम कांग्रेस प्रणाली के नाम से जानते हैं। सो दोस्तों, ये जो चैप्टर है वो कांग्रेस पार्टी के सामने जो भी चुनौतियां आई थी उन चुनौतियों का सामना कैसे किया कांग्रेस पार्टी ने, और फिर से इस पार्टी का पुनर्स्थापना यानी कि पुनरुत्थान कैसे हुआ, इसी चीज़ के बारे में चैप्टर है। तो हम सीधा इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु। देखिए, 1964 में क्या होता है, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई। अब आपको पता है कि उस समय सबसे वरिष्ठ जो नेता थे, सबसे अनुभवी नेता थे, वो जवाहरलाल नेहरू थे। इनके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति था ही नहीं जो कि सही तरीके से देश को चला पाए। तो देश के सामने काफ़ी गंभीर समस्या आन पड़ी थी। अब यहाँ पे बहुत सारे सवाल उठ रहे थे कि भाई क्या भारत फिर से लोकतांत्रिक देश बन पाएगा, क्या भारत का कोई दूसरा प्रधानमंत्री बन पाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि भारत में सैनिक शासन लागू हो जाए जैसे कि दूसरे देशों में हुआ। जो नव स्वतंत्र देश थे वहाँ पे अगर कोई उत्तराधिकारी नहीं बन पा रहा था तो वहाँ पे सेना का शासन लागू हो गया, क्या भारत में भी ऐसा ही होगा? तो बहुत सारी समस्याएं थी, बहुत सारे सवाल उभर के सामने आए। तो देखिए, 1960 का जो वास्तव में जो ये दशक था ना, वो भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण रहा। गरीबी है ना, भेदभाव, दो प्रधानमंत्री की 1960 के दशक में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। पहले हम जवाहरलाल नेहरू की बात कर रहे हैं, आगे चल के फिर लाल बहादुर शास्त्री बनेंगे, उनकी भी मृत्यु हो जाती है। इसी दशक में भारत को चाइना के साथ भी युद्ध करना पड़ता है ना, पाकिस्तान के साथ भी युद्ध करना पड़ता है। इसके अलावा भूखमरी, अकाल जैसी बहुत सारी तो 1960 का जो ये दशक था वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक दशक माना जाता है भारत के लिए। अब बात करते हैं नेहरू के बाद शास्त्री यानी कि लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाने का निश्चय किया जाता है, जो कि उस समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे जिनका नाम था के कामराज। तो उन्होंने सभी जो भी नेता थे, वरिष्ठ नेता थे, उनसे सलाह मशवरा किया और उसके बाद ज़्यादातर जो नेता थे वो लाल बहादुर शास्त्री को ही प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते थे। अब देखिए, नेहरू मंत्रिमंडल में एक मंत्री के पद पर भी थी और लाल बहादुर शास्त्री अपने सादगी के कारण, अपने अच्छे विचारों के कारण काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध भी थे उस समय, है ना। और उन्होंने क्या किया था, रेल मंत्री रहते हुए जब वो रेल मंत्री थे तो रेल मंत्री के समय में एक रेल दुर्घटना हो गया था, तो इस कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और इस घटना की नैतिक जिम्मेदारी उन्होंने स्वीकार किया था। तो इस कारण भी एक लगाव था नेता लोगों का लाल बहादुर शास्त्री के प्रति। तो लाल बहादुर शास्त्री 1964 से लेके 1966 तक भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं, है ना। इन दिनों में उन्होंने क्या किया, बहुत सारी समस्याओं का सामना भी किया और उन चुनौतियों का समाधान भी ढूंढा। जैसे कि चाइना के साथ जो युद्ध हुआ था उसके बाद भारत की स्थिति खराब हो चुकी थी, उस स्थिति को संभाला लाल बहादुर शास्त्री ने। इसके अलावा इनके समय में भयंकर अकाल भी पड़ा था भारत में, भूखमरी, है ना। और प्लस में पाकिस्तान के साथ युद्ध भी लड़ना पड़ा था हमारे को। आपको पता है 1965 में हुआ भारत पाकिस्तान का युद्ध और उस समय हमारी जो सेना है वो लाहौर तक पहुंच गई थी। तो ये युद्ध भी लाल बहादुर शास्त्री के समय काल में हुआ। लाल बहादुर शास्त्री ने जो भी समस्याएं थी हमारे सामने उस समय, उनसे निजात पाने के लिए जय जवान जय किसान का नारा दिया, क्योंकि भाई जवान हमारे लिए ज़रूरी थे क्योंकि उस समय युद्ध हो रहे थे, है ना। और इसके अलावा किसान भी हमारे लिए ज़रूरी थे क्योंकि भाई उसमें खाद्य संकट हमारे सामने मौजूद थी। इसीलिए जब जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। अब हम 10 जनवरी 1966 की बात करते हैं। ताशकंद में समझौता करने के लिए लाल बहादुर शास्त्री वहाँ गए थे, लेकिन वहाँ पे ही उनकी मृत्यु हो जाती है। ताशकंद की अगर हम बात करें तो ये एक समय पे सोवियत संघ का ही एक हिस्सा था और इस समय की अगर हम बात करें तो उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। अब फिर से उत्तराधिकारी का सवाल उत्पन्न हो गया है कि भाई शास्त्री के बाद आखिर कौन, शास्त्री के बाद अब कौन प्रधानमंत्री बनेगा, है ना। तो अब क्या है, 2 लोगों के बीच में क्या होगा, संघर्ष होगा यहाँ पे प्रधानमंत्री बनने के लिए। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम मोरारजी देसाई की बात कर लेते हैं और दूसरी है इंदिरा गांधी। ठीक है, मोरारजी देसाई की हम बात करें तो भाई ये मुंबई प्रांत के सीएम भी रह चुके थे। मुंबई प्रांत में इस समय का महाराष्ट्र और गुजरात आता था, वहाँ की वो सीएम रह चुके थे। प्लस में जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसमें मंत्री भी रह चुके थे, तो इनके पास काफ़ी ज़्यादा अनुभव था, है ना। दूसरी तरफ हम बात करते हैं नेहरू की जो पुत्री थी जिनका नाम जो है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के पास कोई खास अनुभव नहीं था, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में काम कर चुकी थी। प्लस में सूचना मंत्रालय का जो पद है उसको भी संभाल रखा था उसने।
अब इसमें से क्या है कि जो कांग्रेस पार्टी के ज़्यादातर वरिष्ठ नेता थे उन्होंने इंदिरा गांधी को सपोर्ट करने का फैसला किया, लेकिन पूरी तरीके से सर्वसम्मति नहीं हो पाई। तो इसके लिए क्या किया गया, गुप्त मतदान का सहारा लिया गया और गुप्त मतदान के तहत मोरारजी देसाई को लगभग 2/3 से भी अधिक सांसदों ने क्या किया, हरा दिया। मतलब 2/3 से भी अधिक सांसद ने क्या किया, इंदिरा गांधी को वोट किया और इंदिरा गांधी जीत गई। तो अब सवाल उठता है कि भैया इंदिरा गांधी को इन्होंने क्यों सपोर्ट किया। ये जो नेता लोग थे कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता थे उन्होंने इंदिरा गांधी को क्यों सपोर्ट किया। तो ये देखो वरिष्ठ नेता लोग ना इंदिरा गांधी को समझते थे लुल यानी कि उनको ऐसा लगता था कि भाई इंदिरा गांधी को तो कोई खास अनुभव ही नहीं है राजनीति का। अब अनुभव नहीं है तो भाई वो हमारे इशारों पे नाचेंगी, हम बोलेंगे बाबू तो उठ तो उठेगी, हम बोलेंगे बाबू बैठ तो बैठेगी। लेकिन उनको पता नहीं था कि इंदिरा गांधी उनसे भी ज़्यादा तेज है। वो आगे अभी पता लग जाएगा हम लोगों को, ठीक है, आगे अभी इस चैप्टर में हम समझेंगे तब। दोस्तों अब हम बात करते हैं चौथे आम चुनाव की, ठीक है। चौथा आम चुनाव जो कि 1967 में हुआ था, उससे पहले 3 आम चुनाव हो चुके थे। 52 से लेकर 57 में पहला चला आपका, है ना। 52 में मतलब पहला हुआ, उसके बाद 57 में हुआ, उसके बाद 62 में हुआ, अब ये 67 में होना था। तो देखिए चौथे आम चुनाव के आसपास की अगर हम बात करें तो भारत की स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब थी। सबसे पहले तो भाई जल्दी जल्दी हमारे 2 प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई। इसके अलावा इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री बनी थी उसके पास ज़्यादा अनुभव नहीं था, है ना। इस समय भारत के सामने गंभीर आर्थिक संकट था, मानसून की असफलता, सूखा पड़ रहा था, है ना। पैदावारी जो खेतों की जो पैदावारी हो लगातार गिर रहा था, खाद्यान्न संकट देश के सामने था, विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आ रही थी, औद्योगिक उत्पादन और निर्यात में लगातार गिरावट आता जा रहा था, सैन्य खर्च बढ़ रहे थे क्योंकि युद्ध हुए थे उस समय। इसी समय रुपए का अवमूल्यन हुआ। अवमूल्यन यानी कि डॉलर की तुलना में जो हमारा जो भारत के जो रुपए है वो कम हो गया, उसका मूल्य कम हो गया, वो गिर गया, है ना, उसकी कीमत कम हो गई, समझ सकते हैं। जैसे कि पहले हमारे $1 की कीमत जो थी वो 5 रुपये थी, अब ये बढ़ के 7 रुपये हो गई, यानी कि रुपए की क्रय शक्ति जो है वो कम हो गई है। तो इस समय बहुत ज़्यादा हड़ताल हो रहे थे, है ना, बंद जैसे हालात थे, क्योंकि खाद्यान्न संकट, बढ़ती बेरोजगारी, दयनीय आर्थिक स्थिति के कारण लोग सड़कों पर निकल रहे थे, दंगे हो रहे थे। तो इसका फायदा विपक्षी पार्टियों ने उठाया। अब क्या होगा, यहाँ पे हम गैर कांग्रेसवाद की बात करते हैं। गैर कांग्रेसवाद है क्या, तो हुआ क्या कि इस स्थिति को देखते हुए बहुत सारे जो गैर कांग्रेसी पार्टी थे उन्होंने सोचा कि यार हमारे वोट ना बटे हुए हैं, हम अलग अलग चुनाव लड़ते हैं और इस कारण हमारे वोट बटे हुए हैं और इस कारण कांग्रेस पार्टी सत्ता में है, हमें क्या करना चाहिए, एकजुट हो जाना चाहिए। तो अब जितने भी गैर कांग्रेसी पार्टी थे जो कि जिनकी विचारधारा बिल्कुल अलग है एक दूसरे से, वो सब एकजुट होने लग गए और इसी को राम मनोहर लोहिया जो थे उन्होंने गैर कांग्रेसवाद कहा। गैर कांग्रेसवाद में सारी जितनी भी मतलब कांग्रेस पार्टी से हटके जो जितनी भी अलग पार्टी थी सब एकजुट हो गई थी इस आम चुनाव में। तो राम मनोहर लोहिया का मानना यह था कि भाई कांग्रेस पार्टी जो शासन चला रही है ना वो अलोकतांत्रिक है और गरीबों के हितों के खिलाफ है, इसीलिए जितने भी गैर कांग्रेसी दल है उनको एक साथ आना जरूरी है ताकि गरीबों के हक में और लोकतंत्र को वापस लाया जा सके। अब हम चौथे आम चुनाव के जनादेश की बात करते हैं, यानी कि रिजल्ट क्या रहा। देखिए चौथे आम चुनाव का जो परिणाम है उसको राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को काफी सारी जगह पे मुंह की खानी पड़ी, मतलब हार का सामना करना पड़ा। वैसे लोकसभा में तो भाई किसी तरीके से बहुमत मिल गई, लेकिन इसके सीटों की जो प्रतिशत है ना, और जो वोट है उसमें काफी ज्यादा गिरावट है। और इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल के जो आधे लगभग जो मंत्री थे वो चुनाव हार गए। तमिलनाडु से अगर हम बात करें तो कामराज जो थे वो हार गए, महाराष्ट्र से हम बात करें तो SK पाटिल, पश्चिम बंगाल की बात करें तो अमतुल्य घोष जो थे, बिहार के KB सहाय, ये सारे जो वरिष्ठ और दिग्गज जो लीडर थे वो सब चुनाव हार गए थे। अब हम राज्यों के चुनाव की बात करें तो लोकसभा का चुनाव हो गया। राज्य की अगर चुनाव की बात करें तो 7 राज्यों में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिल पाई। 2 राज्यों में क्या हुआ भाई, दल बदल के कारण कांग्रेस पार्टी सरकार नहीं बना पाई, यानी कि कुल मिला के 9 राज्य में सत्ता से हाथ धोना पड़ा कांग्रेस को। अगर हम कुछ राज्यों की बात करें जैसे कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मद्रास और केरल, इन सभी जगह पे कांग्रेस पार्टी सरकार नहीं बना पाई थी। अगर हम यहाँ पे केरल की बात करें, ठीक है, तो केरल में द्रविड़ मुनेत्र कझगम यानी कि DMK ने सरकार बनाई और ये भारत की पहली गैर कांग्रेसी पार्टी थी जिसने किसी जगह पे बहुमत हासिल की थी। ये वैसे हिंदी भाषा के खिलाफ इन्होंने अपना अभियान चलाया था और इस कारण इनको जीत मिली थी।
तो उस समय आमतौर पे कहा जाता था कि दिल्ली से हावड़ा के लिए जाने वाला जो भी ट्रेन है उसमें आप बैठेंगे ना, तो कोई भी ऐसा राज्य आपको नजर नहीं आएगा जहां पे कांग्रेस पार्टी जीती हो, जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार हो। तो इस कारणवश ये मतलब कांग्रेस पार्टी के लिए एक तरीके से संकट का समय काल था, चुनौती से भरा हुआ समय काल था। सो आज की इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में जितने भी टॉपिक आपको समझाए हैं समझ में आ गया होगा। बाकी आगे के जो टॉपिक है उसको हम अगली वीडियो में समझेंगे, एक पार्ट में, मतलब एक पार्ट और आएगा, उसमें हम कोशिश करेंगे कि चैप्टर को खत्म कर दे। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरे चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं फिर आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें।